की इस वीडियो में क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो लाए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जहाँ तक होता है इसको याद कीजिए, याद नहीं होता तो रट लीजिए, जैसे भी हो इसको याद करना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इसको रटने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को कुछ नहीं करना, वीडियो को देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में रटना उटना नहीं पड़ता है, लेकिन बाई चांस आपको रटना पड़े तो रट सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो मैं नंबर दे देता हूँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन रहेगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिखना 915, उसके बाद 34, फिर से 34 और उसके बाद लिख देना आपको 900। ठीक है, और आज जो हम लोग बताने वाले हैं ये 2 नंबर का वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की संख्या कितना होते हैं बोर्ड एग्जाम में 25, और पूछे जाते हैं कितना 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मांग वक्र मांग के नियम का निरूपण करिए। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि मांग का नियम का बताइए। तो देखिए, मांग का नियम में अगर इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूँ ग्राफ के माध्यम से, तो चलिए कौन सा ग्राफ, चलो इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु है और ये मान लीजिए क्या है, कीमत है। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु का जो रेट है, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो इसी में मैं बताता हूँ तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये रहा कीमत, ये मान लीजिए कीमत है और ये मान लीजिए वस्तु है। एक बात बताइए आप लोग, अगर वस्तु का जो मान है, वस्तु का अगर मान बढ़ाएंगे हम, जैसे कि 2 रुपया कीमत था, ठीक है, उसको अगर 4 रुपया कर देंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर 1 किलो अगर दाल लेता था, अगर रेट बढ़ा देने के बाद वो जो दाल 1 किलो लेते थे ना, अब वो कम लेगा। क्यों? रेट बढ़ गया इसलिए। तो मतलब यही कहने का मतलब, इसमें ग्राफ में भी क्या समझाना, ये तो सिंपल सब क्वेश्चन है। मतलब जब रेट बढ़ेगा तो चीज़ का जो संख्या है वो घट जाएगा। ठीक है, और जब रेट जब घटेगा तो वस्तु का ये मांग बढ़ जाएगा। तो इसी के रिलेटिव है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मांग वक्र जब रेखा के चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है, ठीक है, जाता है, तब उस मांग वक्र कहते हैं। यह मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच एक विपरीत यानी उल्टा संबंध होता है। जैसे मैंने आपको बताया, रेट जब बढ़ेगा तो वस्तु का मांग कम जाएगा। ठीक है, विपरीत संबंध बनता है। इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र दाएं से बाएं के नीचे की ओर गिरता है। दाएं से बाएं और मतलब बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। जब जो मांग के नियम निरूपण करती है, जो मांग का नियम निरूपण करती है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको ग्राफ से भी दर्शा सकते हैं, करती है। अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि ऊंची कीमत पर मांगी गई मात्रा कम होगा एवं कम कीमत पर मांगी गई मात्रा अधिक होगा। तो वही वाली बात हो गया ना, जब मांग जब इसका कम हो जाएगा तो पर मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कम होगा तो अधिक होगा, और अगर ऊंची हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही बताना, नहीं होता है तो रट लीजिए। इसमें रटना क्या यार, फिर मैं बार बार मना ही करूँगा कि सिंपल क्वेश्चन है, रटना क्या है इसमें। ठीक है, देखिए 1 नंबर में बोला जा रहा है क्या, एकाधिकार में मांग वक्र के आकार को बताइए। तो देखिए, तो मैं एक बार और बता दूं, बताना मैं भूल गया था। इससे पहले 3-4 वीडियो, हाँ 5 वीडियो इसका पहले मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सब था, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आते हैं और इससे बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से। तो चलिए इसको देख लेते हैं आप। देखिए, एकाधिकार में मांग वक्र के आकार को बताइए। मैंने गलत बोला था, एकाधिकार में होगा। ठीक है, तो एकाधिकार में मांग वक्र के आकार को बताइए। तो इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात दाएं और ढालू होता है, यानी नीचे की ओर। ठीक है, होता है। इस वक्र का दाएं और ढालू होता है, इसको मतलब इस वक्र का और ढालू मतलब दाएं और ढालू होता है। बताता है कि कीमत कम करने पर, मतलब बताता है कि कीमत कम करने पर वस्तु मतलब कि अगर कीमत कम कर देने पर वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेची जाती है। मगर इसमें बोला जा रहा है कि अगर वस्तु की कीमत अगर कम कर देंगे तो वस्तु अधिक बेची जाएंगे। ठीक है, एकाधिकार में यही होता है। एकाधिकार में निकट स्थान पर, मतलब कि जैसे चाय और कॉफ़ी, अगर चाय के बदले अगर कॉफ़ी यूज करेंगे तो ये हो गया ना
क्या बोले यार, मुंह में नहीं चल रहा है, स्थानापन्न वस्तु, हाँ ठीक है। तो मिलने के कारण मांग लोचदार होता है, और इसलिए यदि एक अधिकार अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाता है तो क्रेता के सामने कोई स्थानापन्न वस्तु खरीदने का विकल्प नहीं होता है तब, अतः कीमत बढ़ने पर वे उसी वस्तु को कम मात्रा में खरीदते हैं। तो फलस्वरूप मांग वक्र की रोल जरा बताए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अगर जो चीज़ का रेट अगर बढ़ा दिए, ठीक है, अगर बढ़ा दिए तो जो सामान जो लेते थे 2 किलो मान लीजिए, अगर इसके बदले अगर मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि चाय पी रहा हूँ, ठीक है, मैं एक चाय पी रहा हूँ, तो इसमें कहने का मतलब ये है, अगर चाय का रेट मैं 10 रुपया कर दिया, उसके बदले कॉफ़ी पे बिक रही है, अगर कॉफ़ी मतलब अगर इसके बदले अगर कॉफ़ी नहीं होता, अगर मैं यहाँ चावल मान लीजिए मैं यहाँ पर जैसे कि क्या यूज़ करूँगा, चीनी मान लीजिए, हाँ चीनी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए चीनी के बदले हम कुछ दूसरा चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बताइए इसके बदले हमें चीनी ही लेना पड़ेगा, रेट कितनों भी बढ़ जाए। तो हम 2 किलो अगर चीनी खाते थे पहले, लेकिन अब 2 किलो चीनी नहीं लेंगे, क्यों, रेट बढ़ गया है, तो 2 किलो अब चीनी लेंगे, इसलिए 1 किलो चीनी लेंगे, ठीक है। तो वही बताता है इसमें, रेट बढ़ जाने के बाद भी लेगा सामान, लेकिन कम लेगा, क्यों, उसका बदले स्थानापन्न वस्तु अगर रहता तो उसको फिर छोड़ देता, मतलब भाई उसको तो छोड़ करेगा, क्योंकि अब उसको लेना क्या जब रेट बढ़ गया तो। लेकिन एक शर्त तो वो हो गया कि उसको नहीं छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा, उसके बदले दूसरा यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए तो रेट सामान तो खरीदे लेकिन अब कम खरीदे। तो ज़्यादा क्या बताऊंगा, देखिए यहाँ से साफ साफ इसमें ग्राफ में भी लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, मांग हो गया, ठीक है, Q2, और ये P2 P1। अब देखिए इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूँ, जैसे कि रेट मैंने बढ़ा दिया, P1 कर दिया, ठीक है, रेट P क्या कर दिया, P1 कर दिए, तो अब देखिए ये जो वस्तु है ना, वस्तु कम हो गया, पहले वस्तु यहाँ था लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ कम हो गया, Q1 में हो गया, कहाँ पर हो गया, Q1 में हो गया। अगर वस्तु की मैंने रेट ठीक ठाक रखे तो ये जो वस्तु की मांग जो है, इसका मांग वही 2 में आ जाएगा, यानी मांग फिर बढ़ जाएगा, वस्तु की कीमत बढ़ाए तो सामान अब कम खरीद रहे हैं, बस वही बात हो गया, दूसरा तो उपाय है नहीं। हाँ, स्थानापन्न वस्तु रहता उसके बदले तो फिर उसको खरीद लेता आदमी। और बताऊँ क्या इसमें, नहीं, जरूरत तो नहीं होगा। चलिए 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कॉफ़ी की कीमत में मतलब वृद्धि, मतलब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि चाय की मांग को किस प्रकार प्रभावित करेगी, किस प्रकार प्रभावित करेगी। मुझे कहने का मतलब ये है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा उसमें नहीं देखना है, ठीक है, बिना देखे याद होना चाहिए। तो इसमें क्या मतलब कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि चाय की मांग में क्या होगा, मतलब वही स्थानापन्न वस्तु है, क्या हो गया, तो फिर क्या होगा, तो अगर कॉफ़ी का रेट बढ़ जाएगा तो भाई कॉफ़ी को छोड़ देगा और चाय को यूज़ करेंगे लोग। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किताबी भाषा में, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने के परिणाम फलस्वरूप चाय की मांग बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कॉफ़ी का अगर रेट बढ़ेंगे तो चाय की क्या मांग बढ़ जाएगा, मतलब मांग बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा भाई, तो कॉफ़ी को पीना लोग कम कर देंगे, उसके बदले लोग जो है चाय को पीना स्टार्ट कर देगा, तो मांग बढ़ जाती है। और दोनों ही वस्तु की एक मतलब कि दूसरे की स्थानापन्न है, इसलिए ठीक है, एक दूसरे के बदले ही यूज किया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे वस्तु के जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तब अन्य सामान के रहने की दशा में स्थानापन्न की वस्तु की वृद्धि हो जाती है। अर्थात कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होता है तो दशा में चाय की मांग में वृद्धि होता है। बस वही घुमा फिरा के बाद लिखा है, बाकी कुछ नहीं है, वही है जो मैंने आपको बताया। चलिए, और इसमें 3 नंबर में लिखा जा रहा है क्या, शाख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य क्या है। शाख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए तो इसमें ये बोला जा रहा है क्या, जैसे कि मैं अगर बता दूं इसमें, देखिए शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से मैं बता दूं। 1 नंबर में हो जाएगा कीमत स्थिरता स्थापित करना, बिल्कुल सही। 2 नंबर में हो जाएगा क्या, विदेशी विनिमय दर के स्थिरता लाना, बिल्कुल सही। 3 नंबर में हो जाएगा क्या, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, बिल्कुल सही। 4 नंबर में हो जाएगा क्या, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, हाँ ये भी सही। मतलब ये चारों का चारों हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रेपो दर तथा रिजर्व रेपो दर क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए रेपो दर वह दर होता है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन समझते हैं, कम टाइम के लिए ऋण प्रदान करता है। और जैसे मैंने आपको बताया,
और ये रिवर्स रेपो दर जो है, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने अधिक कोषों मतलब कि कोषों को देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करने के लाभ अर्जित करता है। क्या करता है? लाभ अर्जित करता है। तो आपको ये समझ में आ गया। चाहे अंतर भी आप इसको बतला सकते हैं अगर पूछ दिया जाएगा तो। चलिए 5 नंबर में बोला जा रहा है कि नगद कोषानुपात तथा बोला जा रहा है क्या? साविधिक तरलता अनुपात है। साविधिक तरलता अनुपात में तो अंतर करिए, ये दोनों में अंतर आपको बताना है। तो चलिए इसको अंतर भी कर लेते हैं। देखिए नगद कोष अनुपात के और साविधिक तरलता के अनुपात में अंतर यह है कि नगद कोष अनुपात का धन बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जबकि साविधिक तरलता अनुपात की राशि व्यापारिक बैंक स्वयं अपने पास नगद के रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखते हैं। मतलब ये जो है नगद कोष जो है बैंक रखते हैं अपने अंदर में, और ये जो अभी जो बताया मैंने आपको, क्या बताया? हाँ, साविधिक तरलता ये जो है मतलब व्यापार खुद अपने पास रखते हैं पैसे के रूप में, तो राशि के रूप में। तो बस दोनों में यही अंतर है, कुछ नहीं अंतर है। चलिए और 6 नंबर में बोला जा रहा है क्या? उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो देखिए आय में वृद्धि पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, यह केन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार आय को बढ़ने पर बचत में जो वृद्धि होती है उसे बचत प्रवृत्ति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन रहेगा ना तो छोटा ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और याद भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी देखना है बिल्कुल कंप्लीट देखो, नहीं तो मत देखो, मैं यही बोलूँगा। चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या? निम्न में से निम्न को परिभाषित करें। मैं एक बात बोल दूँ, निम्न मतलब क्या होता है? निम्न मतलब होता है कि नीचे, ठीक है। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूँ, निम्न को परिभाषित करें। इसमें बोला जा रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो इसका इंग्लिश में भी नाम है, इसको भी देख सकते हैं। और बी नंबर में औसत बचत प्रवृत्ति मतलब कि APS, इसको अगर याद रखेंगे तो होगा ये कि शॉर्ट कोड आपको आसान होगा। तो सी नंबर में हो जाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसको हो जाएगा MPC भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं इसको कितना होता है, ये ABC 3 होता है। अब इसको एक एक करके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा नहीं है। देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति आय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, उसे औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति कहते हैं। कुल परिवर्तित लागत, जैसे मैं MPC अभी मैंने आपको बताया, इसका शॉर्ट फॉर्मूला MPC होगा, तो आपको इसी को याद रखना है। क्या इसको याद रखेंगे थोड़ा लंबा चौड़ा रहेगा, लिखने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो MPC बराबर होता है क्या? डेल्टा C बाई डेल्टा Y। तो या फिर हिंदी में देखें तो उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तित, इसको याद रख सकते हैं। तो ये रहा इसका फार्मूला, इसका सूत्र याद रखना है, जैसे भी हो याद रखना है। चलिए और इसमें बोला जा रहा है क्या? बी नंबर में औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS औसत बचत प्रवृत्ति एक अर्थव्यवस्था के आय तथा रोजगार के एक दिए हुए स्तर पर कुल बचत और कुल आय का अनुपात है। कुल परिवर्तित लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। हिंदी में देखें तो ये होगा औसत बचत प्रवृत्ति, अगर इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा यानी APS बराबर S/Y, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, याद रख लीजिए, फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे भी हो फॉर्मूला भूलना ही नहीं है आपको। और सी नंबर में हो जाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPC, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए आय में होने, एक सेकेंड, मतलब बोला जा रहा है इसमें क्या? आय में होने वाला परिवर्तित यानी कि डेल्टा Y के कारण बचत में होने वाला परिवर्तित यानी कि डेल्टा C के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और इसी प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति के बचत में होने वाला परिवर्तन तथा आय होने वाले परिवर्तित का अनुपात है। परिवर्तन लागत बराबर इसको थोड़ा देख लीजिए, और देखिए इसको फॉर्मूला नहीं भूलना है। देखिए MPS बराबर होता है क्या? डेल्टा S बाई डेल्टा Y, या हिंदी में देखना चाहते हैं तो बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तित, ठीक है। चलिए
8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, शाख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय में बताइए। तो चलिए बताते हैं, फिर करना क्या, हमें तो भाई पढ़ना है जैसे भी हो। 1 नंबर में लिखना है क्या, बैंक दर, ठीक है। 2 नंबर में लिखना है कि खुले बाजार के क्रियाएं। 3 नंबर में लिख देना क्या, नगद कोष का अनुपात में परिवर्तन। 4 नंबर में हो जाएगा क्या, साविधिक और तरलता के अनुपात में परिवर्तन, इसको लिख देना। अच्छा क्वेश्चन, एक ही बार में याद भी हो गया होगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है कि शाख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय बताइए। गुणात्मक उपाय बताइए, देखते फिर हुई शाख की राशनिंग, ठीक है, राशनिंग। और 2 नंबर में उपभोक्ता का शाख नियमन, हाँ नियमन है, हाँ ठीक है नियमन। 3 नंबर में हो जाएगा सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। 4 नंबर में हो जाएगा क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही। 5 नंबर में हो जाएगा नैतिक दबाव। 6 नंबर में हो जाएगा क्या, प्रसार। और चलिए 10 नंबर में हो जाएगा क्या, पूंजी की सीमांत उत्पादकता या क्षमता क्या है। और पूंजी की सीमांत कुशलता किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाला लाभ का मतलब कि अनुमानित दर है। तो हिंदी में इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं। 11 में बोला जा रहा है 111 में प्रभाव, ठीक, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, देखिए जिस बिंदु पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं उसे मतलब प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो इसको यहाँ देखिए, सामूहिक परिवर्तित बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। चलिए, और 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है मांग की लोच को मापने का अनुमानित रीति क्या है। तो इसका रीति क्या है, देखिए आंसर देखिए, इसमें लिखा है कि इस रीति मतलब इस रीति का प्रतिपादन को क्या बोलते हैं, फैक्स, प्रोफ्लैक्स, ठीक है। इसमें देखिए प्रोफ्लैक्स में क्या गया है, इस रीति के अनुसार मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए में होने वाला, मतलब लगाने में मांग में होने वाला अनुमानित अनुपातिक है, ठीक है, अनुपातिक और प्रतिशत, अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन को कीमत होने वाला अनुमानित या प्रदर्शित परिवर्तित से भाग कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा मांग की लोच माप निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे ईडी मांग मतलब ईडी माइनस में, ठीक है, मांग में अनुपातिक या परिवर्तित मतलब ये प्रतिशत परिवर्तन कीमत में, और अनुमानित मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है अनुपातिक, तो मैं बोल रहा हूँ अनुपातिक, क्या हो गया दिमाग को मेरा, ठीक है, या प्रतिशत परिवर्तन या स्थायी संतुलन है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका फॉर्मूला लेकिन आपको याद रखना, वो आपको समझ में आया चाहे ना आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो आना चाहिए आपको। जैसे कि ईडी बराबर क्या होता है, इसको फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ के बताया था, यहाँ पर बताए थे ना, तो उसी को इसमें अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू गुना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है। तो ईडी बराबर ही होता है फॉर्मूला। चलिए देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसमें राष्ट्रीय आय क्या है, तो देखिए इसमें लिखना है क्या, आय मतलब लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज तथा लाभ, ठीक है, तथा विदेशी के प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब जोड़ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक अथवा राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNPFC एक वर्ष में एक देश के सामान्य और निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय जोड़ा जाता है। तो ये सब ध्यान दीजिए। और इसमें बोला जा रहा है उपभोक्ता संतुलन से आपके अभिप्राय है। उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बराबर कीमतों से प्राप्त संतुष्टि के अधिकतम कर लेता है। और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति तब प्राप्त करता है जब वह प्रति रुपया संतुष्टि, मतलब कि जैसे कि इसको बोल सकते हैं क्या, MUX,
ठीक है। MU से गुना है, IP गुना मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी कि MUM के बराबर हो जाती है अर्थात, तो इसको ही लिख देना है आपको MU गुना IPX, ठीक है, यानी MU बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, जैसे भी हो याद करना है, फॉर्मूला नहीं भूलना है। इसमें और बोला जा रहा है क्या 15 नंबर में, सामान्य वस्तु एवं क्या गिफिन वस्तु के बीच अंतर स्पष्ट करिए। क्या स्पष्ट करना है अंतर, तो इसमें अंतर आपको लिख देना है, जैसे कि सामान्य तथा गिफिन वस्तु के अंतर निम्नलिखित है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए चार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसको, ये तो चार्ट जो है ना गूगल का है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसमें बोला जा रहा है कि सामान्य वस्तु, ठीक है, और ये गिफिन वस्तु। तो 1 नंबर में लिख देना क्या, सामान्य वस्तु पर वह वस्तु है जिस पर मांग के नियम लागू होता है। और इसका लिखना है क्या, गिफिन वस्तु वह घटिया वस्तु है जिस पर मांग के नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे से दाएं की ओर जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाएगी। इसमें गिफिन वस्तु में ढलान जो होते हैं नीचे से ऊपर और होता है, नीचे से ऊपर होता है बस। और 3 नंबर में लिख देना कि सामान्य वस्तु की आय प्रभाव धनात्मक होता है और गिफिन वस्तु की आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया अंतर आपको? 3 2 भी लिख देंगे अंतर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 भी लिखेंगे तो नंबर 2 ही नंबर मिलेगा, 3 भी लिखेंगे 3 ही मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा याद रखना, क्या पता वहाँ 1 भूल गए तो फिर नंबर कट जाएगा, इसलिए 3 याद रख लेना। चलिए 116 नंबर में बोला जा रहा है प्राथमिक घाटा क्या है। बाबू ये तो बहुत ही प्राथमिक घाटा क्या है, देखिए प्राथमिक घाटा राजकोषीय के घाटे तथा भुगतान होगा, लिखा हुआ भुगतान किए जाने वाला ब्याज का अंतर है। जैसे प्राथमिक घाटा या सकल प्राथमिक घाटा दोनों एक ही बात है। राजकोषीय के घाटा माइनस ब्याज भुगतान। देखिए प्राथमिक घाटा यह स्पष्ट करता है कि देश की सरकार को कितने ऋण आवश्यकता है, सरकार को ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त अपनी और खर्च चलाने के लिए कितने ऋण की आवश्यकता होती है, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या, एक अधिगमान से आप क्या समझते हैं? एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसमें लिखना है क्या, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के विभिन्न और बंडलों को अधिगमान देता है जिसमें उन वस्तुओं से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे मंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम नहीं हो। यह स्थिति एक दिष्ट अधिमान की सूचक है। चलिए 18 नंबर में बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या क्या उत्पन्न होती है। आर्थिक जो समस्या है क्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं आर्थिक समस्या के जन्म देती है। बोला जा रहा है इसमें सीमित साधन में असीमित आवश्यकताओं आर्थिक समस्या को जन्म देती है। आवश्यकताओं में तीव्रता अंतर होने के कारण साधनों का वैकल्पिक प्रयोग में कारण तथा चयन चुनाव समस्या भी आर्थिक समस्या या केंद्रीय समस्या के जन्म देती है। जैसे कि उपयुक्त विवेचना स्पष्ट होता है कि असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित साधन 2 आधारभूत स्तंभ जिन पर सभी आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए 19 नंबर में आपको लिखना है क्या, किसी वस्तु की पूर्ति एवं स्टॉक में क्या अंतर है, इसका स्टॉक में क्या अंतर है। तो देखिए स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार के विक्रेताओं के पास उपलब्ध होता है, मतलब कि किसी के पास उपलब्ध होता है जिसकी पूर्ति वह मात्रा जी किसी निश्चित समय में तथा उसकी निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने के तात्पर्य कि यदि बाजार में वस्तु की कीमत कम हो तो विक्रेता वस्तु का अधिक स्टॉक कर लेता है और वस्तु की कम मात्रा बेचने की तैयारी करता है। तो मतलब इसमें यही बोला जा रहा है कि जैसे कि स्टॉक क्या होता है, जैसे स्टॉक वस्तु, जैसे कि अभी प्याज बिक रहे हैं, ठीक है, तो अभी अगर सस्ता है प्याज, अगर मान लीजिए 10 रुपये किलो है,
तो उसको लगता है कि आगे चल के हो सकता है कि 15 रुपये किलो, तो वो ना स्टॉक कर लेगा। 50 कुंटल अगर स्टॉक कर लिया प्याज, अगर 5 रुपया बढ़ गया तो कितना रुपया हो गया, बहुत रुपया हो गया। वो सस्ते दामों में खरीदते हैं और महंगे दाम में बेचते हैं। कभी कभी घाटा भी लग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार फ़ायदा ही होगा, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज का था कुछ इस टाइप का वीडियो। तो वीडियो में वही 19 तक क्वेश्चन था। ठीक है, तो सॉरी, इसमें मैंने आपको 30 तक बताए थे शायद, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने 25 तक था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कितना, 6 क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये सब इसके बाद आपको लघुत्तरी क्वेश्चन का जो संख्या था बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब उसको जाकर देखिए और समझिए। अब जो मैं लाऊंगा बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से लाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, जो पूछा गया प्रश्न है उसको लाऊंगा। ये तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट ही है, तो जरूर देखिएगा वीडियो। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन की मिलेगा, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।